ओके मेरे बच्चों, कैसे हो सभी? तो लास्ट लेक्चर आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमने 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी को अलग अलग कर दो। फर्स्ट ए, जिसपे हम लोग कह रहे थे कि चार्जेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? तो स्केलर क्वांटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि अगर दोनों लाइक लाओगे तो क्या होगा? लाइक लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अनलाइक लाओगे तो क्या होगा? तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी? तो उस फोर्स की वैल्यू थी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये थी वैल्यू, जहां पर के क्या था? कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या था? चार्ज ऑन अ बॉडी पहली बॉडी पे। Q2 क्या था? चार्ज ऑन अ बॉडी सेकंड बॉडी पे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? R थी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक हमने पढ़ा था। ओके भाई, फिर हमने पढ़ा था कि एडिटिविटी, नेचर ऑफ द चार्ज, कि चार्जेस को कैसे हम ऐड करते हैं, वो प्रॉपर्टी है। चार्जेस को ऐड करने की प्रॉपर्टी वो कहलाती है एडिटिविटी, नेचर ऑफ द चार्ज। तो चार्जेस को उनके साइन के साथ ऐड कर देते हैं। चार्जेस को उनके साइन के साथ, मैग्नीट्यूड प्लस साइन, दोनों चीजें। अगर 5C लिखा है तो उनको उसी तरह से, -5C लिखा है तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, माइनस क्या है? उसके साइन है, उस पर इतना चार्ज है, माइनस प्लस उनके चार्जेस के साथ ऐड कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द चार्ज। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है? कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जब दोनों चीजें नहीं की जाती तो उस पर जो चार्ज है वो नेट चार्ज कितना रहता है? कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आज हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरी होगी, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? तो चौथी प्रॉपर्टी कहलाती है, कंजर्वेटिव हो गई, चौथी प्रॉपर्टी कहलाती है आपका, देखो भाई, अच्छा कंजर्वेटिव हो गई। अब नेक्स्ट है आपकी चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? तो चौथी प्रॉपर्टी कहलाती है आपका क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, चलो भाई, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो पहले कुछ चीजें, हम बेसिक चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन पे आते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, तो क्वांटाइजेशन क्या है? तो पहले हम समझते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो बनती किससे हैं? तो सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट अगर आपसे बोला जाए पार्टिकल कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है पूरे ब्रह्मांड का, तो आप किसका नाम लेंगे? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो हमेशा हम लिखेंगे माइनस का ई। और ई क्या है? तो ई चार्ज कहलाता है। ठीक है, क्या है? चार्ज। और अगर मैं बोलूंगा प्रोटॉन, क्या बोलूंगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैसे लिखेंगे? प्रोटॉन को लिखेंगे प्लस का ई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? चार्ज ऑन अ पार्टिकल। चार्ज कितना है? तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना है? तो पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। प्रोटॉन को लिखेंगे प्लस ई से और इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे माइनस ई से। ठीक है बेटा, ये दोनों को लिखने का तरीका है। अच्छा भाई, कोई बात नहीं। तो किसी भी एक शब्द यूज होता है किससे? एटम। एटम बनता किससे? तो एटम बनता है आपका इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है। और कई एटम मिलकर, ठीक है, कितने एटम मिलकर क्या बनाते हैं? तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कई मॉलिक्यूल्स बना के क्या मिलते हैं? तो स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है, हम आप बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं आपका एटम। और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर, हम आप बनते हैं। ठीक है, हम सब किससे बने हुए हैं? तो इससे बने। सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन है। कितनी बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, किसी भी एटम में कितना चार्ज होता है? किसी भी एटम पे चार्ज कितना होता है? हमें पता है भाई, किसी भी एटम पे चार्ज न्यूट्रल होता है। एटम पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम, कितना चार्ज होता है? तो हम कहते हैं जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। एक्चुअली एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है।
एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल होता है, राइट है बेटा। तो जिस भी एटम पे, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ है, चार्जेस जीरो का मतलब क्या हुआ, कि उसके पास, किसी भी एटम के पास, यानी कि उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तभी न्यूट्रल हुआ है। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, जीरो है, इसका मतलब यही तो है कि उस पे जितने भी प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और इस सेंटर पे होते क्या है, तो इस सेंटर पे होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहे होते हैं, तो इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं हमारे, कौन घूम रहे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कौन घूम रहे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, और एक ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। और एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ये ऐसे घूम रहे होते हैं, है ना। किसी प्रोटॉन के चारों तरफ कैसे घूम रहे होते हैं, इस तरह से घूम रहे होते हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा बना देते हैं, है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि सेंटर पे होता है, और उसके चारों तरफ कौन घूमता है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसको नेगेटिव लिख देते हैं, या तो ऊपर लिख दीजिए या साइड में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर प्लस ई होता है। प्लस ई का मतलब क्या है, प्रोटॉन है। इस न्यूक्लियस पे इस न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन भी होता है, इस न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन उस पर कोई चार्ज ना होने की वजह से उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इस पे प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि उस पे चार्ज होता है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम मैं बात करूं कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इन सब की बात करूं, तो 8 प्रोटॉन है, तो आज कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, सपोज करो यहाँ पर ये ढेर सारे ऑर्बिट हैं, ये एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी फोर्स वाली, तो ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पे कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों पे। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, इन दोनों पे, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, F। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अब इनकी बीच की डिस्टेंस सपोज करो R1 है, इनकी बीच की डिस्टेंस सपोज करो R2 है, और इसकी बीच की डिस्टेंस सपोज करो R3 है, ठीक है। तो बेटा इन सब पे फोर्स कौन सा लग रहा है, तो इन सब पे फोर्स जो लग रहा है वो अभी हमने पढ़ा था कि जो F होगा, ये F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, इसको F3 मान लेते हैं। तो F1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा K, इस पे चार्ज कितना है, तो प्लस ई, और इस पे चार्ज कितना है, माइनस का ई, बीच की डिस्टेंस कितनी, R1 का स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा K, इस पे चार्ज कितना है, प्लस का ई, और इस पे चार्ज कितना है, माइनस का ई, अपॉन R2 का स्क्वायर। F3 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा K प्लस का ई माइनस का ई डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर। अच्छा, ये तीन फोर्सेस मैंने लिए, एक मैं समझाने का तरीका समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें पता नहीं कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो हमें नहीं पता। अभी हमने सिर्फ एक जनरल तरीका वे समझा रहे हैं, एक रफली वैल्यू ले ली मैंने, एक रफली वैल्यू समझाने के लिए ली है बेटा। अब ये तीन फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, पहला फोर्स है इस प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, दूसरा फोर्स है इस प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक फोर्स है इसके प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्यों इन दोनों पे फोर्स लगा, क्योंकि हमें पता है कि जब दोनों अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक फोर्स लगता है, वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, एक दूसरे को खींचता है। अब हमें ये पता है कि जो F है वो रेसिप्रोकल है, या हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, R के। तो यहां पर जो F है वो क्या है, तो वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिख रहा है कि नहीं बेटा। सब में ई तो सब में सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन R चेंज हो रही बेटा, सबकी R चेंज हो रही है। यहां से ये डिस्टेंस कम है, थोड़ी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। तो यानी कि अगर R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना बेटा। R की वैल्यू कम होगी तो बेटा F की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, वैसे वर्षा। अगर R की वैल्यू को हम बढ़ा दें, इसको हम ले जाएं 100,
तो 100 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर 4 हो गया, तो 1/10 की पावर 4, तो फोर्स कम हो गया। और फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, जो जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से उस पर फोर्स कम लगेगा। तो वो फोर्स कम लगेगा, जैसे आप समझ लीजिए एक भीड़ है ना, राष्ट्रगान चल रहा है, तो राष्ट्रगान में जो मेरे सामने है उस पर मेरा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जो मेरे सामने स्टूडेंट है उस पर मेरा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ये क्लास है, क्लास में मेरे पहली वाली बेंच पे ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, क्यों, क्योंकि हम सामने एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पीछे बैठा है, सबसे पीछे बैठा है पूरी क्लास में, सबसे पीछे बैठा, क्लास बहुत लंबी है, सबसे पीछे बैठा है, मुझे शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही है, वो पीछे क्या कर रहा है, तो वो पीछे कुछ भी करे, बातें करे, कुछ भी करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उसके पीछे उसका और मेरे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा हो गया, बहुत कम हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना बेटा, डिस्टेंस बढ़ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो बैठा है, जो सबसे आगे बैठा है, सबसे फ्रंट सीट पे बैठा, मेरी तरफ ऐसे करके देख रहा है, जो मेरे आगे बैठा है ऐसे करके, तो ऐसे करके जो बैठा उस पर ज्यादा अट्रैक्शन है, ऐसे क्यों बैठो भाई, मारेंगे, ठीक है, ऐसे क्यों बैठो, तो मैं इसको बोल दूंगा। लेकिन जो सबसे पीछे बैठा वो ऐसे करके बैठे, ऐसे करके बैठे, दिखाई नहीं दे रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन कि अगर मैं कहीं से भी एनर्जी दूं, अभी क्या है, तो जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है। क्यों, क्योंकि मैं किसी एटम की बात कर रहा हूं, किसी एटम की बात कर रहा हूं, उस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, एन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, किसी एटम में। क्यों, क्योंकि एटम पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल किसकी वजह से हुआ, जितने प्रोटॉन है प्लस है उतने ही इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है। अगर ये 5 तो ये 5, ये 10 तो ये 10, ये 11 तो ये 11, ये 50 ये 50, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ दोगे नेट चार्ज कितना, जीरो, राइट, दोनों को जोड़ दोगे नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो बेटा अगर ये मान के चले कि जो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभी, इस पे चार्ज कितना है, न्यूट्रल है, ये किस पे कितना है, न्यूट्रल है। अगर मैं बाहर से एक एनर्जी लेके आऊं, बाहर से एनर्जी लेके इसको दूं, मैंने क्या दे दी, एनर्जी दे दी, इसको क्या दे दी बेटा, एनर्जी दे दी, तो जैसे एनर्जी दूंगा तो ये यहां से निकल के भाग जाएगा। अब जब ये भाग जाएगा तो बेटा यहां पर अब नेट चार्ज गड़बड़ हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना बेटा। अब नेट चार्ज पहले कितने थे, 5, 5 प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे और 5 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, बाहर से एनर्जी दे दी हमने, थोड़ी सी बाहर से एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी दी, कोई भी एनर्जी दे दी, हमने उसको एनर्जी दी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। अब इलेक्ट्रॉन भाग गया तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कम हो गए, कितने हो गए, अब 4 हो गए। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 5, तो किसकी संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन की ज्यादा होगी। तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया, जिसकी संख्या ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा, तो जिसकी संख्या ज्यादा वही चार्ज आ जाएगा इस पे। तो अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, कितना चार्ज निकल के गया था, 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, कितना आ जाएगा, प्लस का 1, कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो अब ये आ गया बेटा। अब अगर मैं कहीं से एक चार्ज लाके इस पे दे दूं, इसको दे दूं, कहीं से एक चार्ज लाया और इसको दे दिया, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही प्रोटॉन थे। क्यों, क्योंकि वो एटम था, 5 प्रोटॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 प्रोटॉन है, प्रोटॉन अभी भी 5 है, अब हो गए कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड, कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर इस चीज को बहुत ध्यान से लिखना बेटा, है ना, ये चीजें समझ में आ गई। तो अभी क्वांटाइज क्या है अभी समझ में आएगा, लिख देता है यहां पर, साफ साफ पूरी चीजें लिख देता हूं मैं। तो किसी एटम में अगर एटम की बात करें तो एटम में, एटम पे चार्ज कितना होता है, तो यहां लिख देते हैं एटम, तो एटम पे चार्ज यहां लिख देते हैं चार्ज, ठीक है, कितना होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए उस पे चार्ज कितना होता है, इसलिए उस पे चार्ज कितना होता है, यहां चेज लिखा है चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना होता है, 0 होता है। वाई 0, क्योंकि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, किस पे, एक एटम पे, ठीक है बेटा। अगर किसी पर
नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या बेटा, ये दूसरी चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो बॉडी कैसी हो जाएगी, तो वो कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई। किसकी बेटा? पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई, तो जिसकी संख्या ज्यादा उसकी वो बॉडी। अगर नेगेटिव की संख्या ज्यादा तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो अगर यहां पर तीसरा लिख देते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो कैसी कहलाएगी, तो कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई? ठीक है बेटा, तो ये कहलाता है आपका चार्ज बॉडी। अगर किसी पर जितने ज्यादा हैं, पहले क्या था एटम पे दोनों बराबर थे, अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो बराबर वाला जो चीज थी वो हट गई। अब उसके लिए तो यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया ना। एक पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी 5 है। तो 5 ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है तो +1। 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। 3 ज्यादा है, 3 प्लस है, तो इसका मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। समझ में आया? तो अब देखिए, अब आपको क्वांटाइजेशन समझ में आ जाएगा। ये कोई बॉडी है बेटा, ये बॉडी है ए, ये कोई ए बॉडी है, और ये कोई बॉडी है बी, ठीक है। ये कोई बॉडी है बी, इसमें बहुत से चार्जेस हैं, इसमें बहुत से चार्जेस हैं, दोनों पे अभी कोई चार्ज नहीं लिखा, इसका मतलब दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों पे कोई चार्जेस नहीं था, इसका मतलब न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। मैंने कोई चार्ज लिखा? नहीं लिखा। कुछ ऐसा हुआ, कुछ इनके साथ ऐसी घटना घटी कि जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि निकल के जा कौन सकता? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कभी नहीं जाते बेटा। मैंने समझाया था ना, प्रोटॉन कभी नहीं जाते, जाता कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। वही इधर उधर भागता रहता है ना, वही इधर उधर, वही परेशान रहता है, कोरोना में करेगा क्या, ठीक है, वही परेशान रहता है इधर उधर। तो जब देखो बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, अब बताओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो इसके पास बढ़ गई। बेटा समझ में आया? मैंने बोला था जब दोनों सेम थे तो न्यूट्रल थे, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव बढ़ गया ना बेटा। कितना पॉजिटिव बढ़ा? 1 गया है, तो इस पे कितना आ जाएगा? तो इस पे आ जाएगा प्लस का 1e। कितना आ जाएगा? प्लस का 1e। तो 1 गया तो प्लस का 1e आ गया। इस पर 1 आया है, एक इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें बढ़ गई, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्रोटॉन कम हो गए, तो इस पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1e। बेटा समझ में आया? ठीक। अच्छा, कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि इससे 10 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। किससे? इससे निकल के इस पे। तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो इस पे कितना आ गया? प्लस का 10e। कितना आ गया? प्लस का 10e। और इस पे कितना आ गया? इस पे आ गया माइनस का 10e। जितने गए उतने मिल गए इसको, प्लस का 10e माइनस का 10e, ठीक है। अच्छा, कुछ समय बाद कुछ और हुआ, ऐसे घटना घट गई। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने चले गए? तो इस पे चले गए 200 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें आ गया प्लस का 200e, और इस पे कितना आ गया? माइनस का 200e। ऐसे करके अगर यहां से n इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने चले गए? n इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने चले गए बेटा? n इलेक्ट्रॉन चले गए। तो n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे कितना आ जाएगा? प्लस का ne, और इस पे कितना आ जाएगा? माइनस का ne, ठीक है। तो जा कौन रहा है? तो अब इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? बॉडी पर जो चार्जेस हैं, अगर वो बोलूं कितना चार्ज हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया, तो बेटा n गए थे और n ही इस पे आए, इससे n कम हुए तो n इसको मिले, इस पे n कम हुए तो इसको n गेन हुए ना, इसको n कम हुए तो इसको n गेन भी तो हुए। तो कितने चार्ज हो गया?
तो मैं बोलूंगा प्लस का एन ई चार्ज का आदान प्रदान हुआ। कितना होगा? प्लस का एन ई, प्लस माइनस एन ई। क्या प्लस गए हैं तो माइनस मिला भी तो है। प्लस अगर वहां से गए हैं, कम हुए हैं, तो जिससे जाता है उस पे प्लस आता है और जिस पे आता है उस पे निगेटिव आता है। जिससे जाता है उस पे प्लस आएगा और जिस पे आता है उस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो क्यों आता है मैंने आपको समझा दिया। तो कितना चार्जेस का आदान प्रदान हुआ? क्वांटाइज। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटाइजेशन। तो यही कहलाता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यू क्या है? वेयर क्यू क्या है? तो क्यू कहलाता है चार्ज। क्या कहलाता है? चार्ज। ई क्या है? तो कहलाता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ई क्या है? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और एन क्या है? तो एन एक इंटीजर है। क्या है बेटा? इंटीजर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और एन कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकती है। कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी 1/2 या 2/3 4/7 इस तरह इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। हमेशा इंटीजर में जाते हैं। 1 2 3 में जाएंगे, हमेशा कंप्लीट उसमें जाएंगे। कभी भी 1/3 नहीं जाएगा, 2/3 नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन एक काम करो, 1/3 तो चले जाओ ना, मेरा मन नहीं है। तो 1/3 थोड़ी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो पूरा जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी चीज तो इलेक्ट्रॉन है और उसका छोटा कैसे हो जाएगा, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा पूरा जाएगा, इंटीजर फॉर्म में जाएगा, कभी भी रैशनल नंबर में नहीं जाता। रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया? P अपॉन Q फॉर्म में कभी भी नहीं जाता। नेवर ट्रांसफर। यहां लिख देंगे नेवर ट्रांसफर। वो हमेशा किस में जाएगा? 1 2 3 4 5 में जाएगा। ठीक है बेटा, P अपॉन Q फॉर्म में कभी भी नहीं जाएगा। 1/2 2/3 इसमें कभी भी नहीं जाता, हमेशा नंबर में जाएगा। 1 2 3 4 5 में ही जाएगा। और यही कहलाता है क्वांटाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? क्वांटाइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? क्वांटाइजेशन। समझ में आ गया? ओके बेटा, इसको रफ कर दे। चलो भाई, ये हो गया, रफ कर देते हैं भाई। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। तो चार्ज डेंसिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है जर्नल लैंग्वेज में, डेंसिटी का मतलब क्या है? तो डेंसिटी का मतलब है कि मास अपॉन वॉल्यूम। अगर उस वॉल्यूम में मास कैसा फैला है ना। अगर वॉल्यूम ले लें, वन लेंथ ले लें, वन ब्रेथ ले लें, वन हाइट ले लें, तो 1 × 1 × 1, तो 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फैला है, उसी को कहते हैं डेंसिटी। जैसे ये बेंच पड़ी हुई है, इस बेंच में अभी यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा बैठा है। इस बेंच में पूरी, ये बहुत बड़ी बेंच है, इस बेंच में सिर्फ एक बच्चा बैठा है। तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट की डेंसिटी बहुत कम है ही नहीं, बैठा ही नहीं, एक ही बच्चा बैठा है। अगर उसी बेंच में बैठने की मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लोगों की है, उस बड़ी बेंच में बैठने की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 5 लोगों की है, और मैंने उस पर बैठा दिए 12, तो सबके सब ऐसे बैठेंगे, ऐसे चिपक के एक दूसरे से, क्योंकि जगह ही नहीं है। क्योंकि पढ़ना किसे? वर्मा सर से। और किसी से पढ़ने उनका रौला कट रहा है इस समय, वही पढ़ना, वही पढ़ाएंगे जो वर्मा सर पढ़ाएंगे, उन्हीं से पढ़ेंगे, और किसी से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वर्मा सर से ही पढ़ेंगे। तो वो 12 के 12 बैठे हैं, सर हमें आप ही से पढ़ना है, यार किसी ने नहीं, आपसे पढ़ना है। लेकिन तुम बैठ नहीं पाए, कोई बात नहीं सर, हम ऐसे पढ़ लेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, लेट के पढ़ लेंगे, लेकिन आपसे पढ़ना है। ऐसे बोल रहे तो मैं मना थोड़ी करूंगा। बैठे हैं सारे के सारे, सारे के सारे बैठे हैं, तो 12 के 12 ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे ऐसे तो चिपक के बैठे हैं। तब उनके, अब मैं क्या बोलूंगा? भाई डेंसिटी ज्यादा हो गई, अब स्टूडेंट की डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब एक में 5 बैठते थे, 12 बैठे हैं, है ना। ये 7 कैसे बैठे होंगे उनको जानते होंगे, बेचारे परेशान कर रहे होंगे, है ना। तो 7 कैसे बैठे होंगे? अपने आप से बैठे होंगे। तो अब डेंसिटी ज्यादा होगी। तो उसी सीट पे, सीट उतनी है, उसी सीट पे जब एक बच्चा बैठा था तो डेंसिटी क्या थी? बहुत कम थी। अब उसी सीट पे 12 बैठे हैं, 5 की जगह 12 बैठे हैं, तो क्या है? डेंसिटी ज्यादा हो गई, डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो अब यहाँ पर जो चार्जेस के बारे में तब लिखा है चार्ज डेंसिटीज, तो हेडिंग डालते हैं चार्ज डेंसिटी।
ठीक है, चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्जेस कैसे फैले हैं, चार्जेस किस तरह से बिखरे हैं, हमें किस तरह से मिलते हैं, हमें नेचर में चार्जेस किस तरह से फैले हुए बिखरे हुए मिलते हैं, उसी को डिफाइन करता है चार्ज डेंसिटी, है ना, उसी को डिफाइन करता है चार्ज डेंसिटी, राइट बेटा। चार्जेस किस तरह से अरेंज्ड हैं इस नेचर में, चार्जेस किस तरह से अरेंज हैं इस नेचर में, वो कहलाता है चार्ज डेंसिटी, या चार्जेस किस तरह से अरेंज है। अगर वो लाइन बना के हैं सारे के सारे चार्जेस ऐसे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो सारे के सारे लाइन में चार्जेस हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर वो एक एरिया बना के बैठे हैं सारे चार्जेस, है ना, तो लिख देता हूं मैं। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली तीन तरीके की होती है, यहां लिख देंगे, चार्ज डेंसिटी बेसिकली तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है बेटा, तीन तरीके की। ये पहली कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पहली क्या कहलाती, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरी कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरी कहलाती है, नेक्स्ट मतलब लास्ट कहलाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब होती क्या है, ठीक है, तो देखते जाते हैं भाई क्या होती है। तो अगर हमारे चार्ज एक ऐसे फैले हुए हैं, कैसे फैले हुए हैं, ऐसे, मैं प्लस चार्ज की बात कर रहा हूं, ये चार्जेस हमारे इस तरह से फैले हुए हैं, अरेंज है, ठीक है, वो क्या बना रहे हैं, एक के बाद एक है, तो हम इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यही चार्ज हमारे कुछ इस तरह से हो, ठीक है, अब यहां पर चार्जेस कैसे हैं, तो चार्जेस इस तरह से फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं चार्जेस, ठीक। चार्जेस लेंथ में भी है, ब्रेथ में भी है, यानी कि एरिया में फैले हुए हैं। अगर यही चार्जेस कुछ हमारे इस तरह से फैले हों, ठीक है, अब चार्जेस हमारे लेंथ में भी हैं और ब्रेथ में भी हैं और हाइट में भी हैं। कैसे हैं बेटा, लेंथ में भी है, ब्रेथ में भी है और हाइट में भी है, हर जगह है, ठीक है। तो चार्जेस अगर हमारे लीनियर है, एक लाइन में फैले हुए हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, सबको ग्रीन किया तो इसको भी कर देते हैं। चार्जेस हमारे ऐसे फैले हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्जेस हमारे सिर्फ एक लाइन में है, एक लाइन में सारे के सारे अरेंज्ड हैं, अलाइंड हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्जेस हमारे किसी स्क्वायर में फैले हैं, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ में फैले हुए हैं, यानी कि एरिया फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, सिर्फ लेंथ है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है और कुछ नहीं है, ओनली हैविंग लेंथ। और इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर लैम्डा, ठीक है, LAMBDA, लैम्डा बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। होता क्या है? तो लैम्डा बराबर होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में। यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? तो जितनी है लेंथ, कितनी है? 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर, यूनिट लेंथ है। यूनिट का मतलब होता है 1। तो उस यूनिट लेंथ में जितने चार्ज फैले हैं उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लिखते हैं Q/L। क्या लिखते हैं? Q/L। अगर टोटल चार्ज कितना है Q, लेंथ कितनी है L, तो लैम्डा बराबर क्या कहलाता है? तो लैम्डा बराबर कहलाता है Q/L। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसका ऑब्वियस सी बात है, ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा। आप क्या करिए, एक ऐसे बनाइए, ओ बना दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए, सिग्मा कहलाता है। ये क्या होता है? तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, अपॉन यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है? Q है, एरिया हमने मान लिया A है, तो ये कहलाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये कहलाता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। थर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो का मतलब आप जानते ही हो, पी बना दो, घुमा दो उसको, ठीक है। रो क्या होता है? तो रो होता है आपका चार्ज अपॉन यूनिट वॉल्यूम। तो इसको लिखते हैं Q/V, ठीक है, Q/V। अच्छा, सबकी यूनिट लिख लेते बेटा। यूनिट क्या होगी? तो चलो लिख लेते हैं यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। क्या होती है बेटा? कूलॉम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ये यूनिट आ गई, ये क्या है? यूनिट है। कौन सी यूनिट है? SI यूनिट। तो बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर का स्क्वायर। क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो जो रेड से लिखा है वो यूनिट लिखा है, जो रेड से लिखा है वो क्या लिखा है? यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होती है चार्ज डेंसिटी। इसके आगे हम कल करेंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, ज़्यादा हम करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ठीक है बेटा। चलो इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहे चाहे यहाँ 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 धर्माबाद कहीं भी रहो, ठीक है बेटा। टेक केयर।